आज हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 3rd है। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को देखेंगे तो उसकी बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इस चैप्टर को जब मैं अपने तरीके से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि नॉर्मल एक स्टूडेंट को तो पढ़ना ही चाहिए, प्लस हमारी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर पर हमारा कमांड बने। जैसे आप सभी जिस एज ग्रुप में हैं, आप सभी के लाइफ में तमाम ऐसे क्यूरियोसिटीज़ होंगे जिसको क्लियर करने के लिए आप सोचते होंगे कि आप किससे बात करेंगे। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी जिस पर आप सबसे बात नहीं कर सकते होंगे। तो मैं उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और ये कहीं ना कहीं आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही चैप्टर। इसमें जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि एक फीमेल केवल 45 ईयर्स तक ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जबकि एक मेल पूरी लाइफ इवन अप टू 75 ईयर्स तक की जो भी उनकी लाइफ होती है तब तक वो फादर बन सकते हैं। लेकिन मदर यानी एक लेडी केवल प्रेग्नेंट हो सकती है 45 ईयर्स तक, जबकि मेल कभी भी मेल कभी भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 75 ईयर्स तक होती हैं। जब तक उनकी लास्ट स्टेज होती लाइफ की तब तक उनकी बनी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे ह्यूमन में मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम टू द पॉइंट चलें तो हम बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग हम सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगली जनरेशन के लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन किया जाए, और ये रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि हम सभी विविपैरस हैं। आपको पता है ना, एक यंग वंस को हम जन्म देते हैं, इसमें एग का कोई ओविपेरस होता है। ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम में जो बातें पढ़े हुए हैं उन्हीं सारी चीजों को हम यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि विविपैरस क्या होता है। आप जानते हैं ना, जिसमें सीधे यूट्रस में डेवलपमेंट होने के बाद यंग वंस को डिलीवर किया जाता है, तो वो विविपैरस एनिमल होते हैं। हम विविपैरस हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगली जनरेशन प्रोसीड करती है, अगली जनरेशन आती है, और ये ज़रूरी भी है। आप जानते हैं कि लाइफ को अगर सर्वाइव करना है तो इंसान की तो लाइफ स्पैन होती है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन हमारे जो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जनरेशन फिर आगे लाइफ को प्रोसीड करती है। यही वजह है कि बहुत लंबे समय से ह्यूमन का या किसी भी एनिमल का एक्सिस्टेंस इस अर्थ पर पॉसिबल हो सका है। बात करें इसमें रिप्रोडक्टिव फेज की, तो ह्यूमन में एक खास बात होती है कि प्यूबरिटी के बाद ही रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है। आप जानते हैं ना, आप जिस फेज में हैं वो कहीं ना कहीं आप इसी एज ग्रुप में आते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में क्या होता था, शादियां बहुत पहले हो जाती थीं, कम उम्र में हो जाती थीं। तो उस समय क्या होता था और आज के डेट में क्या डिफरेंसेस हैं। गवर्नमेंट ने क्यों लगातार प्रयास किया है कि एक प्रॉपर एज के बाद ही शादी हो, मैरिजेस हो, उसके पीछे रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी प्यूबरिटी में तो आने लगती है, लेकिन एक मदर को यूट्रस के भीतर बेबी को, फीटस को, एम्ब्रियो को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस का भी डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 18 ईयर्स के बाद ही किसी फीमेल की शादी होनी चाहिए। हालांकि वो इससे पहले भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि यूट्रस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, वो एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए पूरी तरीके से प्रॉपर वहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि प्रॉपर एज के बाद ही मैरिजेस हों और कोई भी फीमेल कंसीव करें। जबकि हमने बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव फेज वैसे तो प्यूबरिटी से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें कि इस पूरे स्टेप्स में मान लीजिए प्यूबरिटी के स्टेज से ही किसी के भीतर भी रिप्रोडक्शन की क्षमता स्टार्ट हो जाती है। ये कब तक जाती है? फीमेल में 45 ईयर्स तक जाती है। मेल में कब तक जाती है? मेल थ्रू आउट लाइफ
प्यूबर्टी के बाद वो अपने स्पर्म की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बनी रहती है। इसलिए अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कोई 70 इयर्स में फादर बन जाते हैं। तो ये बात कोई असंभव नहीं है मेल के लिए। फीमेल के लिए असंभव सी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती है और उसके बाद उनकी बॉडी के भीतर एग्स का जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। इस वजह से वो 45 इयर्स के बाद नॉर्मली फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम एक जनरल टर्म पे बात कर रहे हैं कि उस एज ग्रुप पर बात करेंगे जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही कैपेबल हैं अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी मेल और फीमेल दोनों ही कैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो उस दौरान दोनों के भीतर क्या क्या चेंजेस होंगे उन सारे स्टेप्स पर बात करें तो यहां हम देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के बॉडी के भीतर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है जिसमें हम इमेजिन करें कि एक साइड में फीमेल है और दूसरे साइड में मेल है, तो ये मेल और इस फीमेल के बॉडी के भीतर क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे होंगे उन सारी चीजों पर अगर हम डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, उसमें सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं। आप जानते हैं ओवा ओवरी में, वहीं टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होगा फीमेल की बॉडी में, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, मैं उसको बस शॉर्ट आउट करता हूं। नेक्स्ट स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसफर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में करना एक नेक्स्ट प्रोसेस होती है। मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिलने के लिए जरूरी है कि स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल का गैमेट यानी स्पर्म फीमेल के गैमेट यानी ओवम के साथ फ्यूज करता है और इस दौरान बनता क्या है, जाइगोट। ये सारी चीजें आप जानते हैं, मेरे साथ साथ आप नोट करते हुए चलें, आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे। एनसीईआरटी के आधार पर मैं समझा रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि जितना एनसीईआरटी ने आपको बोला है उसी रेंज में रहें और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और कई ऐसे सवाल होंगे, कई आपके मन में हेजिटेशंस होंगे, उन सारी चीज़ों को जिसकी वजह से आप बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते होंगे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें इम्प्लांटेशन, अगली प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन। जाइगोट बन गया, फीमेल के बॉडी के भीतर स्पर्म इंसर्ट करके उसके बाद वहां पर क्या हुआ, स्पर्म का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बन गया। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगली प्रोसेस क्या होगा, जाइगोट के बाद अगले जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होंगे उसमें इनिशियल जो स्टेज होगा जिसमें हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट का जाकर के फर्दर फीमेल के यूट्रस में जाकर के उसको चिपकने की प्रोसेस हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप जानते हैं ना, अभी हम इस यूट्रस के भीतर बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें हम इस तरीके से इम्प्लांटेशन को समझ सकते हैं कि इनिशियल जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस तरीके से यूट्रस पर जाकर के चिपकेगा, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस पूरे हर एक प्रोसेस को, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पर होगा, ये कैसे यूट्रस में जाकर के उसकी वॉल को अटैच कैसे होगा, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन में, जिसमें वो जाकर के इम्प्लांट होता है। अर्ली एम्ब्रियो फीमेल के यूट्रस से जाकर के अटैच हो जाता है। इन सारी बातों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या होता है, या गेस्टेशन या जेस्टेशन जो भी आप कह लें, इसमें क्या होता है, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो एक बार यूट्रस से चिपक गया, फिर उसके बाद वो लगातार वहीं पर प्लेसेंटा के माध्यम से वहां न्यूट्रिशन गेन करता है और आगे की पूरी प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस यूट्रस के भीतर होती है। ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। आप जानते हैं, अगर हम बात करें इसे, हम फीमेल का जेनिटल ट्रैक अगर मैं कहूँ तो हम जानते हैं ना, सीमेन को इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद सीमेन में होते हैं स्पर्म। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ और उसके बाद ये जा करके
यहाँ पर मैं आपको यूट्रस रफली बना रहा हूँ। इसके बाद होता है फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर ये आप फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो इनिशियल एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट ये लगातार फिर ये नीचे की ओर उतरता है और फर्दर डेवलपमेंट के स्टेजेस में ये यूट्रस से जाकर के अटैच होता है और पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स जो अर्ली एम्ब्रियो जब यहाँ आकर के अटैच हो जाता है तो उसके बाद की पूरी लाइफ में ये न्यूट्रिएंट्स यूट्रस से ही गेन करता है, यूट्रस से अटैच होकर के गेन करता है। कैसे गेन करेगा उन सारे टेक्निकल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और यहीं पर ये फर्दर ग्रोथ करके एक प्रॉपर फीटस के रूप में ये डेवलप होता है और बाद में ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से ही ये डिलीवर होता है। तो इस अगली प्रोसेस को हम कहते हैं पार्च्यूरेशन। तो पार्च्यूरेशन क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये सारे स्टेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। पहले दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरी और टेस्टिस, उसमें गैमेट्स का डेवलपमेंट, फिर फीमेल की बॉडी में ह्यूमन के मेल के स्पर्म को डालने के लिए इंसेमिनेशन, फिर उनका फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो धीरे से, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसके बाद वो उतर करके आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिसेंड करता है, फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डिसेंड करता है और डिवाइड भी करता रहता है। वो आ करके जाइगोट नीचे उतरते हुए यूट्रस में जाकर के अटैच हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। वहां पर लगातार ग्रोथ करता है, जिसे हम जेस्टेशन कहते हैं। और उसके बाद एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद जब वो फुल्ली मैच्योर्ड हो चुका हुआ, जब फुल्ली मैच्योर हो चुके जो फीटस है उसको बॉडी से बाहर किया जाता है, जिसे हम पार्च्यूरेशन कहते हैं। तो एक टर्म आपके दिमाग में आता होगा, कई बार आप सुनते हैं एम्ब्रियो क्या है, फीटस क्या है ना, और इन्फेंट्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम चाइल्ड किसे कहेंगे, ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में आते होंगे। तो एक एज ए डॉक्टर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आप समझ लें। प्रेगनेंसी में जब जाइगोट बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट के बाद आगे वो लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो सेल्स, और अप टू 8 वीक्स तक के डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो भी पार्ट्स आएंगे, जो भी मल्टीप्लाइड सेल्स होंगे, अप टू 8 वीक्स तक वो एम्ब्रियो कहलाते हैं। और वो 8 वीक्स के बाद एम्ब्रियो के बजाय हम उन्हें फीटस कहते हैं। तो अप टू 8 वीक्स हम क्या कहते हैं? जाइगोट से अप टू 8 वीक एम्ब्रियो हम कहते हैं। जितने भी सेल स्टेजेस होंगी, जैसा भी सेल्स मल्टीप्लाई होकर के जाएंगे, उनका जनरल नाम एम्ब्रियो ही रहेगा। 8 वीक्स के बाद हम फीटस कहते हैं। फिर क्या होगा? ये फर्दर जो है, ये जब डिलीवर होता है बॉडी से, तो हम डिलीवरी के 4 वीक्स तक हम इन्फेंट्स कहते हैं। उसके बाद इन्फेंट्स जो नाम दिया जाता है वो अप टू 4 वीक्स तक के लिए हम कहते हैं इन्फेंट्स। और फीटस हम कब बोलते हैं? अब आफ्टर 8 वीक्स। ये टर्म याद रहना चाहिए। जैसे जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर फर्दर क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हुए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ये अप टू 8 वीक्स तक एम्ब्रियो कहे जाएंगे। जितने भी सेल स्ट्रक्चर बनेंगे जाइगोट से डिवाइड हो करके, उनका जनरल नाम हम एम्ब्रियो रखते हैं। 8 वीक के बाद हम इसका नाम बदल देते हैं, हम इन्हें फीटस कहने लगते हैं। और जब बच्चा, जब यंग वंस जब बॉडी से जब बाहर डिलीवर होते हैं, तो डिलीवरी के अप टू 4 वीक्स तक हम उन्हें इन्फेंट्स कहते हैं। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो इस तरीके से हमने एक लेआउट बनाया, हमें इस चैप्टर में कैसे एंटर करना है, यही हमारे हेडिंग्स होंगे। और इन्हीं हेडिंग्स की मदद से हम इस पूरे चैप्टर में जाएंगे, 1 बाय 1 हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।